हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज जो हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक का सेक्शन 1 के लिए साइंस का क्लास। ठीक है, साइंस का क्लास का पार्ट 2 है। ठीक है, साइंस क्लास कल हमने 1 किया था और आज 2 करेंगे। नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर का पार्ट 1 कल हमने किया था ना, तो क्लास 2 के अंदर इसी को कंटिन्यू करेंगे और 3 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाएगी। क्लास 1 कर लिया, क्लास 2 अभी कर रहे हैं और एक दिन और नेचर ऑफ मैटर की क्लास आएगी। और साइंस का सिलेबस बहुत ही छोटा सा है, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और पूरी सिलेबस में आपको खत्म करवा दूंगा कोस्ट गार्ड के लिए। और ये जो साइंस की चीज़ें हैं आपको एयरफोर्स नेवी एग्जाम में भी काम आएंगी। ठीक है ना, चलो पहले तो ये देख लें कि सारी क्लासेस की टाइमिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर से पूछेंगे टाइमिंग बताओ। देखो आपकी क्लास की टाइमिंग जो है कुछ इस तरीके से है कि जीके की क्लास सुबह 6 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगी ए टू जेड स्टडी पे। वहीं पे गाइज इंग्लिश की क्लास के बारे में बात करें तो ये 7 बजे दिखेगी। ठीक है, लेकिन ये ए टू जेड स्टडी पे नहीं, ट्रिकी इंग्लिश चैनल, जो कि ट्रिकी इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यही अपना सेकंड चैनल है। तो यहीं पे हम लोग बेसिक से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। एयरफोर्स नेवी सब एग्जाम में काम आएगा वो। मैथ देखो गाइज 8 बजे डेली आपको ए टू जेड स्टडी पे मिलेगा। रीजनिंग आपको 10 बजे मिल जाएगा ए टू जेड स्टडी पे। और 11:30 बजे आपको साइंस, मतलब 12 बजे से पहले सारे आपको पांचों क्लासेस में करा दे रहा हूँ कोस्ट गार्ड के। ठीक है, बाकी पूरा दिन बैठ के रिवीजन करते रहना। फिलहाल एक चीज़ की तरफ हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने कल जितना पढ़ लिया था उसके आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बट आज क्या करेंगे हम लोग, देखो ये सॉलिड लिक्विड गैस हमने पढ़ा था कि हम लोग मैटर्स को, मतलब पदार्थ को दो भाग में बांटे थे। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो फिजिकल के अंदर आता था सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और केमिकल के अंदर क्या आएगा, तत्व यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तत्व यौगिक मिश्रण का मतलब एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो अभी फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग तत्व। तो ये सब चीज़ें हमने कल जाना था कि तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में, कि ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, रासायनिक वर्गीकरण के। तो तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, वो सब चीज़ जान जाते हैं हम लोग। देखो तत्व क्या कहता है, ये एलिमेंट क्या कहता है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो तत्व कहलाता है। अब ये अणु क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बस अभी के लिए ये समझ लो, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें मिलावट नहीं की गई हो, वो बिल्कुल भी प्योर हो, ठीक है ना, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। या फिर इसको इंग्लिश में देखा जाए, अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, मतलब उसमें किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो, बिल्कुल भी प्योर हो। जैसे अपना लोहा हो गया। ठीक है, लोहा को इंग्लिश में सॉरी क्या इसको क्या, इसका सूत्र क्या होता है, एफी, फेरस। अब फेरस में कोई चीज़ तो मिलाया हुआ है नहीं, बिल्कुल भी प्योर है। सोडियम भी अपना क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। कार्बन भी हो गया अपना क्या है, प्योर है, गोल्ड, चांदी, एटसेट्रा। अब वहीं पे अगर हम बोल लें जल, वाटर, ठीक है, तो वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, तो H2O होता है। तो ये तो मिक्स हो गया ना, दो चीज़ें मिल गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया। तो ये तत्व के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम हाइड्रोजन बोलेंगे तो ये तत्व है, ऑक्सीजन बोलेंगे तो तत्व है, लेकिन ये जब दोनों मिल गए तो ये यौगिक बना देंगे। ठीक है ना, अब यौगिक क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग, टेंशन मत लेना। लेकिन तत्व के बारे में थोड़ा सा और चीज़ जान लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, तत्व को दो प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, तत्व के भी दो प्रकार होते हैं। तत्व के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। पहला मेटल और दूसरा नॉन मेटल। अब देखो मेटल नॉन मेटल आपको अलग से एक चैप्टर पढ़ना था, मैंने इसी में आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, ताकि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी देखो गाइस क्या है, धातु, मतलब मेटल किसको कहते हैं, पहले तो ये समझ लो। वैसा तत्व मतलब देखो तत्व के अंदर जब धातु आता है तो हम लोग तत्व के बारे में बात करेंगे ना। वैसा तत्व जिसमें चमक हो, ठीक है, आघात वर्धक हो, मतलब जिसपे पीटा जाए तो वो बर्दाश्त कर ले, वर्धक गुण हो। ठीक है, तथा जिसकी तन क्षमता अधिक हो, जिसको मतलब खींचा जाए तो वो लंबाई से खींचा जा सके, और वो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो। ठीक है, ताकि उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पार हो जाए, तथा वह ठोस अवस्था में पाया जाए, धातु कहलाता है। तो एक तरीके से डेफिनेशन के साथ साथ मैंने पूरी प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं इसके अंदर, ताकि हमको अलग से प्रॉपर्टीज़ ना पढ़नी पड़े। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसी को पॉइंट पॉइंट करके प्रॉपर्टीज़ में बना सकते थे, बाकी उतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। हम लोग डेफिनेशन के अंदर पूरी प्रॉपर्टीज़ लिख दिया। वही लोग अलग से पढ़ाते हैं कि धातु तन्य, मतलब अगर बढ़ा चढ़ा के पढ़ाना हो तो धातु की प्रॉपर्टीज़ में पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा सकते थे हम लोग, कि धातु में चमक होती है, धातु आघात वर्धक गुण होता है, जिसकी तन्य क्षमता अधिक होती है। तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ लिया। धातु में क्या पढ़ा, उसमें क्या होगी भाई, उसके अंदर लस्टर होगी, मतलब ब्राइटनेस होगी, चमक होगी, डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ होगा, मतलब जो आसानी से टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं। ठीक है, और जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, मतलब जो खींचने पे लंबा से खींचा जा सके। ठीक है ना, और एक चीज़ और है इसमें, जो कि उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का हीट, ठीक है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, अच्छा सा क्या होगा, जिसमें फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स,
ये कंडक्टर होगा, कहने का मतलब अच्छा सा सुचालक होगा, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट, और ये मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। इसी को मेटल कहते हैं। कहने का मतलब इसके डेफिनेशन में हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज जान लिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो लोहा, अब बोलोगे लोहा तो आप बता रहे थे तत्व होगा, तो फिर आप धातु कैसे बता रहे हो? अरे भाई देखो यहाँ पे हमने तत्व को ही दो भाग में बांटा है ना, धातु और अधातु, ठीक है, धातु और अधातु। तो जब लोहा तत्व हुआ तो अब हो सकता है अब ये दो भाग में बांट दिया तो ये धातु के अंदर लोहा आता है, ठीक है। क्योंकि क्यों लोहा धातु के अंदर आता है, रीजन देखो, लोहे में क्या होता है, चमक होता है, नई नई लोहे को देखना वो ब्राइट भी होता है, ठीक है। उस पर पीटोगे तो टन टन की आवाज़ आती है, प्लस में जल्दी से टूटता भी नहीं है, और उसको पीट पीट के लोग लंबा भी बना देते हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने इसके अंदर पढ़ाई है, और लोहा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सारी मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। उसी के एग्जांपल है सोना भी होता है, प्लेटिनम होता है, चांदी, एल्यूमिनियम इत्यादि, ये सभी मेटल है। इसके अलावा बहुत सारी मेटल्स होती हैं, और साथ में लिख लेना पिटने पे इसमें से टन टन की आवाज़ भी आती है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं गाइस इसके। वो क्या, हमको एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछेगा कि पारा केवल एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाता है। एग्जाम में यही पूछेगा कि बताओ ऐसा कौन सा मेटल है जो कि कमरे के मतलब रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो क्या है, पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, Hg। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। आगे देखो, और दूसरा पॉइंट क्या है, केवल सोडियम ही ऐसा जो है धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। गाइज यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, यहाँ पे जो भी धातु होता है इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है ना, ठोस होता है, जल्दी टूटता नहीं है, डक्टाइल होता है। लेकिन ये सोडियम एक्सेप्शन है इसका, सोडियम बोले तो एन है, इसको आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सा धातु होता है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो वो अपना सोडियम हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं गाइस अधातु, ठीक है ना, नॉन मेटल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। तो इसको अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, वैसा धातु, सॉरी वैसा तत्व जो अघातवर्धक हो, ठीक है, सॉरी अघातवर्धक और तन्य नहीं हो, जस्ट उल्टा हो गया। धातु क्या होता था, अघातवर्धक, मतलब जो चोट बर्दाश्त कर लेता था, डक्टाइल होता था। लेकिन इसको अगर मारोगे पिटोगे तो फटाक से टूट फूट जाएगा, और तन्य नहीं होगा, खींचने पे लंबा नहीं होगा, उसी को तन्य बोलते हैं, ठीक है ना। ये भंगुर होता है, मतलब टूट फूट जाए उसी को भंगुर कहते हैं। तथा विद्युत और उष्मा का कुचालक होगा, सुचालक नहीं। जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कभी पीट पीट के लंबा कर सकते हो, नहीं ना। शीशा को कभी पीट के लंबा कर पाओगे नहीं, तो शीशा को पटक के देखो फूट उड़ जाएगा, भले वो क्या मिलता है, सॉलिड में मिलता है, ठीक है, बट वो फूट जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। इसी की वजह से उसको अधातु में रखा जाता है। पूरी प्रॉपर्टी शीशा की, मतलब देखो शीशा भले ही आपको सॉलिड स्टेट में मिलता हो, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज जो ना, शीशा में देखो डक्टाइल नहीं होता, इसको मारने में फटाक से टूट जाएगा, ना तो लंबा खींच के बना सकते हैं, ना तो इसके अंदर हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब उष्मा का, या फिर आप बोल सकते हो विद्युत का सुचालक भी नहीं होता है ये। ब्रोमीन इत्यादि ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो पढ़ लो। ब्रोमीन ही केवल ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। एक ये भी एक ऐसा अधातु है कि जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर देखो यहाँ पे तत्व के बारे में बात कर लिया जाए, ठीक है, तो तत्व को दो भाग में बांटा गया, धातु और अधातु, ठीक है। तो हमने जाना कि मोस्टली यहाँ पे क्या सब सॉलिड स्टेट में ज़्यादातर मिल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर मिल रहे हैं सॉलिड स्टेट में हमको क्या, धातु। अब वहीं पे ब्रोमीन देखो, अधातु में एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन ही केवल ऐसा धातु अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में आएगा कि अधातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ब्रोमीन कहना होगा, पारा नहीं कहना होगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन दो टाइप से पूछेगा, पहला क्या कि कौन सा मेटल है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ऑप्शन में आपको पारा भी दे देगा, ठीक है, पारा भी दे देगा, और क्या दे देगा, आपको ब्रोमीन भी दे देगा, ठीक है। पारा और ब्रोमीन दोनों दे देगा, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेटल पूछेगा तो पारा, नॉन मेटल पूछ देगा तो ब्रोमीन। ये चीज़ एग्जाम में याद रखना। आगे क्या कह रहा है, सभी अधातु मुलायम होते हैं परंतु केवल हीरा ही कठोर होता है। देखो जैसे कि मुलायम कहने का मतलब कि वो डक्टाइल नहीं होते। जैसे देखो हीरा किसका, जैसे हीरा किसका अप्रूप है, कार्बन का अप्रूप है, ठीक है। ये कार्बन का, अच्छा ठीक है, कार्बन का मेन अप्रूप किसको हम लोग मानते हैं, कोयले को, ठीक है। अगर कोयला को हम लोग पीटा जाए तो कोयला तो फटाक से टूट जाता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे कार्बन का एक ऐसा अप्रूप हीरा होता है जो कि डक्टाइल होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब बहुत ही कठोर होता है, ये अपवाद है। तो इस अपवाद को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली यहीं से क्वेश्चन। अब गाइज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तत्व के बाद क्या, यौगिक, ठीक है ना। तत्व तो हमने क्लियर कर लिया, तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। अब वहीं पे हमको पढ़ना है यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड।
यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है और जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। अच्छा, पहले एक बार इंग्लिश सुन लो, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, विच इज फॉर्म बाई केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनिट प्रॉपर proportion and which can be separated by appropriate chemical methods into more elements having different properties। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में पढ़ा, तत्व के बारे में हमने पढ़ा कि तत्व हमेशा प्योर होता है, शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, जैसे लोहा, Fe किसी भी दो चीज़ों से मिलकर नहीं बनता है। लेकिन वहीं पर हमने यौगिक के बारे में पढ़ लिया, कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ लिया, ये दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनेगा, लेकिन एक और कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि इनप्योर नहीं होगा, मतलब प्योर होगा। वो किस तरीके से प्योर होगा, वो जब मान लो उसमें अशुद्धियाँ नहीं होंगी, दो चीज़ों से मिलकर बन भी रहा है ना, तो ये जो है ना वो किसी लिमिट में बनेगा, किसी बराबर रेशियो में बनेगा, किसी बराबर प्रोपोर्शन में बनेगा। अगर आप इसको दो हिस्सा दे रहे हो तो मतलब ये पूरा गणित लेके चलता है। जैसे H2O क्या है, एक कम क्या हो गया आपको, ये हो गया जल, ठीक है ना, तो आपको वाटर बोलते हैं H2O को। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का दो हिस्सा और ऑक्सीजन का एक हिस्सा मिलके आपको क्या बना रहे हैं, किसी एक रेशियो में बना रहे हैं, ठीक है ना, किसी एक रेशियो में मिल के बना रहे हैं ये लोग जल को, पानी को। लेकिन जब इनको हम लोग अलग कर रहे हैं तो जल का कोई भी गुण नहीं मिल रहा हमको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी पहले जल लिक्विड फॉर्म में मिलता था। अपनी देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब अलग हम लोग करेंगे तो पहले वाला प्रॉपर्टीज इसका खत्म हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। तो निश्चित रेशियो तो हो गया, हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो में ही हमेशा बनेगा, 4:1 के रेशियो में कभी भी जल नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक तो लिमिट हो गया कि 2:1 के निश्चित में ही हाइड्रोजन क्या बनेगा, जल, इसीलिए इसको यौगिक मतलब कंपाउंड माना गया। और दूसरा प्रॉपर्टीज ये है इसका कि इसे एक उचित रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है, दो अलग अलग गुणों में अलग किया जा सकता है। अलग अलग गुण का मतलब देखो पहले तो H2O पानी था, लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही इसमें से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं तो दोनों दोनों क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है। तो इसका प्रॉपर्टीज गुण बिल्कुल भी अलग हो गया कि नहीं, पानी से, पानी तो बह जाता था और हाइड्रोजन उड़ जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगा, तो बिल्कुल वही चीज़ है। वहीं पर अगर हम लोग नमक के बारे में बात कर लें, NaCl, ठीक है, NaCl में सोडियम का एक हिस्सा, क्लोरीन का एक हिस्सा मिलके क्या, सोडियम अलग चीज़ हो गया, क्लोरीन आपका अलग चीज़ हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे थे, आपका साल्ट बना रहे थे। मतलब पहले वाले प्रॉपर्टीज़ को ये लोग खो देंगे, ठीक है ना। तो वही बात है कि सोडियम क्लोराइड भी एक फिक्स रेशियो में बन रहा है, हाइड्रोजन भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे मेन है कि आप डेफिनेशन समझो, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आता है मतलब हमने तत्व पढ़ा, एलिमेंट पढ़ा, यौगिक पढ़ा, ठीक है, कंपाउंड पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ेंगे, मिश्रण जिसको बोलते हैं। अब मिश्रण देखो, अभी तक एलिमेंट में हम लोग बिल्कुल भी प्योर पढ़ रहे थे, मिलाना ही नहीं था कोई भी चीज़। हम लोग कंपाउंड में पढ़ा कि कोई फिक्स रेशियो में मिलाते थे, ठीक है। अब मिश्रण में क्या है ना कि कोई ठीक नहीं है, जैसे मन वैसे मिला दो, ठीक है, जैसे मन वैसे मिला दो, अशुद्धियाँ मिल जाएगी, ठीक है ना, इनप्योर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग मिक्सचर बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं, मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है तथा जिसके अवयवों को सरल या फिर यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। देखो कह रहा है कि मिक्सचर को कोई लिमिट नहीं है, जैसे मन वैसे मिला दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर चावल के अंदर मैं मान लो 1 kg चावल है, 5 kg चीनी मिला दिया, तो कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, जैसे मन बना दिया, वो भी कोई मतलब देखो चावल और चीनी मिला देंगे हम लोग, कच्चा चावल और चीनी, ठीक है, 1 किलो मान लो मिलाया, मान लो चावल 1 किलो मिला दिया, चीनी 5 किलो, या फिर आप लोग 2 किलो चावल मिलाओ, 3 किलो चीनी मिलाओ, कुल मिला के देखा जाए ना तो कुछ कुछ भी मतलब इनका मतलब नहीं बनता है, कुछ एक अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ बनेगा, नहीं मिलेगा, बकवास चीज़ बन जाएगा। जैसे हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला रहे थे, H2O मिला रहे थे, तो वो एक नया चीज़ बन जा रहा था, जल बन जा रहा था। लेकिन वहीं पे चावल चीनी को मिलाओ, कुछ बनेगा नहीं, बल्कि वो फेंकने वाला काम हो जाएगा। तो वही होता है मिश्रण, समझ में आया ना। और देखो जैसे बोला है ना कि इसको हम लोग आसानी से, सरल तरीका से या फिर यांत्रिक तरीका से या फिर भौतिक तरीका से अलग किया जा सकता है। तो वैसे ही चावल और चीनी को हम लोग अलग कर सकते हैं चालन के माध्यम से, ठीक है, जो चावल को चालने वाली या फिर चीनी को चालने वाली जो चालनी आती है उसके थ्रू हम लोग ईजिली आसानी कर सकते, या मतलब उसको अलग कर सकते हैं। वही कह रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, वायु में धूल कणों का और गैसों का मिश्रण। अच्छा एक चीज़ बताओ, वायु में धूल कण अगर उड़ जाता है तो कोई नया चीज़ बनेगा नहीं ना, वापस से हवा शांत होगा तो धूल कण वापस ज़मीन पे आके बैठ जाएगा।
गैस का भी मिश्रण है, तो कुछ मतलब वायु के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो ये मिल के तो कुछ नया चीज़ बना नहीं रहे हैं ये सब मिक्सचर। जैसे H2O मिल के या फिर NaCl मिल के कुछ नया चीज़ बना रहे थे, नमक बना रहे थे, H2O बना रहे थे। अब हवा में कुछ भी मिल जाए तो वो उसको हम हवा ही कहेंगे, ठीक है ना। वही बात है, इसी को मिक्सचर कहते हैं। इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, जैसे मन वैसे मिल जाएंगे और बाद में इनको हम लोग आसानी से अलग भी कर सकते हैं। वही गई पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण। तो अब कोई फिक्स रेशियो नहीं कि तांबा कितना मिलाओगे जस्ता कितना मिलाओगे तो पीतल बनेगा, कितना भी तांबा जस्ता पकड़ के मिला दो वो पीतल बन जाएगा, ठीक है ना। वही ये शरबत जो होता है तो चीनी और जल का मिश्रण। तो जल के अंदर जब कितना भी चीनी मिला दो, भले 1 लीटर में 1 मुट्ठी चीनी डालो या फिर 2 चुटकी डालो, तो अगर थोड़ा सा भी मीठा लगा तो वो क्या लगेगा हमको, एक तरीके से वो शरबत ही लगेगा। तो कोई फिक्स रेशियो हुआ नहीं, तो इसी को हम लोग मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब वहीं पे मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला होता है समांग मिश्रण, जिसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। असमांग मिक्सचर हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। होमोजेनियस का मतलब होता है एक ऐसा गुण जो कि दोनों, जैसे मान लो ये राम हो गया और ये श्याम हो गया, ये दोनों कब होमोजेनियस होंगे, अगर ये भी मान लो पढ़ने में तेज है, ठीक है, इसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो एक तरह से दोनों होमोजेनियस हो गया, लेकिन मतलब दोनों समान प्रॉपर्टीज वाले, समान गुण वाले हो गए। अगर मान लो इसका इंग्लिश अच्छा है और दूसरे वाले का मैथ अच्छा है, तो दोनों का गुण अलग अलग हो गया, तो ये दोनों क्या हेट्रोजीनियस बन जाएंगे। समझ में आए ना, दोनों की गुण अलग अलग हो जाए तो उसको हम लोग असमांग, मतलब हिंदी में असमांग और इंग्लिश में हेट्रोजीनियस, अगर दोनों की प्रॉपर्टीज या फिर गुण एक जैसी हो तो उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। तो मिश्रण को वही हम लोग देखते हैं, दोनों प्रकार क्या क्या होती है। पहला है समांग मिश्रण, होमोजेनियस। तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन वह गुण समान होता है, ठीक है ना, समांग मिश्रण कहलाता है। जैसे अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर द सेम इन द ईच पार्ट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। कहने का मतलब देखो, एक मान लो ये क्या है, गिलास है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर हमने चीनी डाल दिया, ठीक है, चीनी डाल दिया। चीनी को जब मिला दोगे आप, तो चीनी जब मिल गया पूरी तरीके से तो वापस से चीनी इसके अंदर दिखेगा नहीं। तो चाहे आप शरबत का ऊपर का हिस्सा निकाल के पियो, चाहे शरबत का नीचे का हिस्सा निकाल के पियो, उतना ही मीठा ऊपर वाला लगेगा जितना मीठा के नीचे वाला लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांग। ऊपर वाला का जितना जो प्रॉपर्टीज ऐसा है, नीचे वाला का प्रॉपर्टीज भी वैसा ही है, दोनों के दोनों सेम मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला का कुछ कम मीठा लगेगा, नीचे चीनी बैठ के ज़्यादा मीठा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी को कहते हैं क्या, समान मिश्रण, समांग मिश्रण, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी है, नमक का जल में मिश्रण, चाहे वो चीनी के मैंने एग्जाम्पल दे दिया, भले नमक पानी में क्या मिला दो, नमक मिला दो, चीनी मिला दो, या फिर अमोनिया गैस मिला दो हवा में, ठीक है। मान लो ये आपका रूम है, इसके अंदर अगर अमोनिया गैस निकाल दिया आप, ठीक है, तो अमोनिया कमरे में पूरी तरीके से चारों ओर फैल जाएगा, ठीक है, और वो बराबर मात्रा में फैलेगा। जहाँ जितना प्रेशर इसका यहाँ होगा उतना ही इसका यहाँ भी होगा, उतना ही इतना होगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ इधर उधर नहीं, कम ज़्यादा नहीं। तो जब बराबर सब कुछ हो तो समांग मिश्रण कहते हैं उसको। अब वही जैसे इसका उल्टा हो गया असमांग, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है, हेट्रोजीनस, ठीक है ना। अब वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक जैसे नहीं होता है, असमान कहते हैं, ठीक है। द मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर नॉट एट द सेम इन डिफरेंट पार्ट्स इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब नमक और चीनी का मिश्रण, मैंने बोला ना कि देखो नमक और पानी मिलाएंगे तो पूरा पानी ऊपर से नीचे तक नमकीन लगेगा, लेकिन नमक और देखो नमक का टुकड़ा, ठीक है, और छोटा छोटा चीनी का टुकड़ा अगर मिला दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है मान लो एक डब्बे के अंदर हम लोग नमक चीनी मिला रहे हैं, कितना भी उसको मिला दो जरूरी नहीं है कि चारों ओर बराबर मात्रा में मिलेगा, नहीं ना मिलेगा, तो कहीं कम तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं साल्ट एंड शुगर मिक्सचर। या फिर चावल में कंकड़ डाल दो तो जरूरी नहीं है कि कंकड़ चारों तरफ बराबर मात्रा में फैलेगा। हवा में धूलकण हो गया तो जरूरी थोड़ी कि चारों तरफ हवा में धूल बराबर है, कहीं ज़्यादा होगा धूल कहीं कम होगा, तो उसी को हम लोग असमांग मिश्रण कहते हैं। बाकी गाइस इससे बेस्ट आपको एग्जाम्पल से नहीं समझा जा सकता, इतना सफिशियंट था आपके लिए। और आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अणु परमाणु क्या होता है वो पढ़ेंगे, और साथ में एमसीक्यूज कर लेंगे। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कर देना, और हाँ जाते जाते फिर से मैं आपको टाइम टेबल की लिस्ट दिखा दूँ एक बार। ये टाइम टेबल है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्रिकी इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।